हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए। लेक्चर 3, अवर अर्ली बर्ड बैच सी इंटरमीडिएट सितंबर 25, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और हमारा आज का एजेंडा है बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग का पार्ट नंबर 2। तो सर, क्या आज हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू नहीं करेंगे? ना जी ना, मैंने आपको बोला था ना, 3 लेक्चर्स हमारे बेसिक्स के रहेंगे। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने पूरा ओरिएंटेशन किया, बैच के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जाना। कल से हम लोगों ने बेसिक्स शुरू किया था और आज बेसिक्स का दूसरा पार्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऋषभ, खुशबू, रतीश, पीयूष, अंशुमन, पायल, फरहान एंड गौरांश, कृति, अपूर्व, अनुनंदन, विराट शर्मा। सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत ही शुभ दिन है आज। चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग अगेन। तो यह टीम अल्टीमेट सीए जो आप लोगों को सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट लेवल के हर एक सब्जेक्ट में देते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम के दिन तक देते हैं फुल ऑन सपोर्ट। एंड मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 7+ years of experience. Taught thousands of students at foundation and intermediate level. I'm an educator by choice, by passion. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो फाउंडेशन लेवल पर आपको पढ़ाया मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और अब इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू गाइस रेडी? बताइए मुझे। यस सर, वी आर रेडी। चलिए शुरू किया जाए। यस प्राची, मन, कृपेश, ध्रुव, गौरव, पांडे जी, सीए जर्नी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर 3 स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है ये देखा। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कैलकुलेट करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव बताया। दूसरा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा मैंने आपको बताया कॉस्ट कंट्रोल, फिर कॉस्ट रिडक्शन, और फिर असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर पहले 3 पार्ट को हम लोगों ने डिटेल में भी पढ़ लिया था। अब ये जो हमारे 2 पार्ट हैं, रिडक्शन और डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प करना, ये 2 चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इंडिगो का केस स्टडी का वीडियो देखा? और अगर देखा तो क्या आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको अच्छा लगा? एंड क्या आप समझ पाए कि कैसे इतने टफ मार्केट में, इतने कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में इंडिगो ने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी है? तो कहीं ना कहीं उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था, एक तो उन्होंने जो प्लेन्स लिए थे, लीजिंग मॉडल में लिए थे, ठीक है, और उन्होंने जो पायलट्स हायर किए थे, जो एयरलाइंस बंद हो रही थी उनसे तुरंत हायर कर लिए थे, तो ऑलरेडी ट्रेंड पायलट्स उनको मिल गए थे, ठीक है। और उन्होंने फूड आइटम्स को हटा दिया, बोले नहीं, कस्टमर को ट्रैवल से मतलब है, फूड को चार्जेबल रखेंगे, इंक्लूसिव नहीं रखेंगे। इस तरीके के छोटे छोटे ऐसे उन्होंने स्टेप्स फॉलो किए जिससे ओवरऑल कॉस्ट वो डाउन कर पाए अपने सर्विसेज की। और इसीलिए आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेके दे हैव क्रिएटेड अ काइंड ऑफ मोनोपोली इन द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है जी, चलिए सर, ओके, कूल, गुड। तो अब मैं आ जाता हूं आपके पास कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात करने के लिए। तो कॉस्ट रिडक्शन में जाने से पहले, लो मेंटेनेंस हब मॉडल, बिल्कुल सही बात है। तो कॉस्ट रिडक्शन में जाने से पहले मैं वापस एक बार कॉस्ट कंट्रोल आपको बताना चाहता हूँ। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना इस कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन मतलब कुछ ऐसा करना जो कुछ नया हो, जो एक नॉर्मल कॉस्ट को भी नीचे लेके चला जाए, परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। ठीक है सर, आइए। तो और कुछ तो मैंने आपको नहीं दिया था ना कल? हाँ जी, इतना ही मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अब कॉस्ट रिडक्शन के अंदर ना एक बात बताता हूं आपको बढ़िया वाली। मान लो मेरे मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 1 लाख केजी, खरीद रहा हूं 50 रुपीज का, तो मटेरियल की कॉस्ट साल भर की आ रही 50 लाख। एक मस्त आइडिया बताता हूं कॉस्ट रिडक्शन का। एक काम करो सर, 1 लाख केजी यूज मत करो, केवल 90,000 केजी यूज कर लो। अरे सर, क्वांटिटी कम यूज करेंगे तो जो कॉस्ट कम आएगी, ये कोई कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी है भाई। आप समझो इस बात को। अगर मैं यहां पर बोलूं 1 लाख केजी मटेरियल एट द रेट ऑफ 50 रुपीज तुम लेके आते हो, तो कितना होता है 50 लाख?
अब तुमने क्या आइडिया दिया, तुमने ये आइडिया दिया कि भाई एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, 1 लाख की जगह 90,000 kg, तो 90,000 kg मटेरियल यूज करोगे तो फिर प्रोडक्ट भी तो कम बनेगा। तो क्या ये कोई कॉस्ट रिडक्शन कहलाया कि कम बना लूं, कम प्रोडक्शन कर लूं, कम यूज कर लूं, तो ये कोई कॉस्ट रिडक्शन थोड़ी कहलाया। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो चीज उसी लेवल पर, उसी क्वालिटी पर भी अब कम कॉस्ट में होके निकल रही है। मतलब अगर तुम वही 1 लाख kg, कुछ तुमने ऐसा प्रोसेस सेट किया है, कुछ बढ़िया निगोशिएशन किया अपने वेंडर के साथ कि तुम वही मटेरियल 50 की जगह 48 रुपीज में लेकर आ रहे हो, तब जाके वो कॉस्ट रिडक्शन कहलाएगा ना। सो इट शुड बी अ परमानेंट एंड रियल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी गलती की वजह से तुमको कम खर्च लग गया। मान लो सामने वाले ने बिल में गलती कर दी, उसने कम प्राइस जोड़ दी। हमारी फोन पे बात हुई थी 50 रुपीज में और उसने 48 का प्राइस जोड़ दिया। तो तुमने बोला वाह कॉस्ट रिडक्शन कर दिया। अरे भाई, इसमें तूने क्या किया, ये तो गलती से हो गया। कल को वो वापस फोन करके तेरे को बोलेगा अरे भाई साहब वो बिल में गलती हो गई थी, मैं सही वाला बिल भेज रहा हूं, तो तू मना थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि रिटर्न में तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि 50 रुपए के रेट में तुम परचेस करोगे उससे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो कॉस्ट रिडक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि रैंडमली या गलती से कोई बेनिफिट हो गया तो रिडक्शन ना, एक रियल रिडक्शन होना चाहिए। वाकई में आपने कुछ ऐसी चीज करी जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट अब कम आ रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला था ना आई विल गिव यू वन केस स्टडी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। आइए, क्या सबने टेस्ला कंपनी का नाम सुना? हैज एवरीबडी हर्ड ऑफ द टेस्ला ऑटोमोटिव, जो कि यूएस की एक कंपनी जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ब्रेक थ्रू और डिसरप्शन लाया था, और काफ़ी ये पॉपुलर भी हुए थे। आज तो बहुत सारी कंपनीज ईवी लॉन्च कर चुकी हैं, बट देर वॉज अ टाइम व्हेन ओनली टेस्ला वॉज देयर फॉर द ईवीज। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टेस्ला ने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस जो होती है सर वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उसकी बैटरी बहुत महंगी आती है। तो ईवी तो बहुत अच्छा बन गया, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी ढूंढ ली, लेकिन देयर वर सम चैलेंजेस। सो एलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उस कंपनी के सामने ये चैलेंज था कि इतनी हाई प्राइस में अगर हम इसको लॉन्च करेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे। अच्छा, प्राइस क्यों हाई था? प्राइस इसलिए हाई था क्योंकि कॉस्ट हाई थी। अब हाई कॉस्ट के अंदर कुछ रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजों की वजह से कॉस्ट ज्यादा हाई आ रही थी। तो पहला बोले बैटरी कॉस्ट, कि भाई बैटरी बहुत महंगी आती है, क्योंकि हम बैटरी खरीदते हैं दूसरी कंपनी से या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, व्हाट्सोएवर, बैटरी कॉस्ट। दूसरा सर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट बहुत हाई आता है। आप सबको पता है ना, आपके भी शहर में जब कार परचेस करता है कोई, तो उसको डीलरशिप में जाना पड़ता है। मतलब वहीं का कोई व्यक्ति होगा उसी शहर का जिसने वो डीलरशिप ली होगी, उसने शोरूम बनाया होगा। आप उस शोरूम में जाओगे, उस शोरूम में जाके आप उससे खरीदोगे। तो क्या होता है, कंपनी ने भले कार थोड़ी कम प्राइस पे बनाई है, पर कस्टमर को पहुंचने तक उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर उसका कमीशन भी ऐड होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा प्राइस कार का हाई हो जाता है कि बीच में जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी अपना कमीशन ऐड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? आज मैं शोरूम बना रहा हूं, मेरा इतना स्टाफ है, तो मैं सेल करूंगा तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना उसमें से। तो टेस्ला ने बोला यार कि आज से 50 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी डिजिटल नहीं थी, उस समय पर ये डीलरशिप मॉडल सही था, पर हम तो नई कंपनी है, चलो हम कुछ नया सोचते हैं। तो टेस्ला ने इन दोनों फैक्टर्स को कम करने के लिए कुछ आइडियाज लगाए। सबसे पहले बैटरी कॉस्ट के बारे में बात करता हूं। बैटरी के लिए टेस्ला ने क्या बोला, टेस्ला ने बोला हम किसी और से खरीदते वो महंगा बेचता है हमको, या फिर जहां से बैटरी लाते हैं बनती ही महंगी है, तो बनाने वाले के पास एफिशिएंसी नहीं है। एक काम करता हूं मैं, ओन मैन्युफैक्चरिंग। ओ भाई साहब, टेस्ला ने बोला हम बैटरी भी खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, किसी से नहीं खरीदेंगे। तो एलॉन मस्क ने एक गीगा फैक्ट्री बना दी, टेक्सास करके एक जगह यूएस में, वहां सबसे पहली गीगा फैक्ट्री बनाई। उस पूरी फैक्ट्री में केवल बैटरीज ही बनती। तो बोले लो अब हम खुद ही बैटरी बनाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएंगे तो सस्ती बन के निकलेगी।
तो जैसे बैटरी की कॉस्ट सस्ती होगी तो हमारी कार की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो हम प्राइस भी कम चार्ज कर पाएंगे। दूसरा, उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डायरेक्ट मॉडल लेकर आते हैं। डायरेक्ट मॉडल मतलब बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। डायरेक्ट मॉडल में बोले कि ऑनलाइन बुकिंग करो, आप ऑनलाइन बुकिंग करो और आपको होम डिलीवरी हो जाएगी कार। फिर भी मान लो आपको कार देखनी है कि भाई कार कैसी दिखती है, टेस्ट ड्राइव लेना है, तो कंपनी के स्टोर्स बना देते हैं, डीलरशिप नहीं, स्टोर्स। तो आप कंपनी के स्टोर में जाओ, कंपनी का एम्प्लॉय होगा, वो आपको टेस्ट ड्राइव करवा देगा, और फिर आप बोलो कि मेरे को कार खरीदनी है, तो बोलेंगे ऑनलाइन बुक कर दो, आपके यहाँ आ जाएगी। तो वहां पर सिर्फ शोरूम होगा छोटा सा, और वहां से आपको कार तुरंत नहीं लेनी है, आपको ऑनलाइन बुकिंग करवाई जाएगी वहां पर, और फिर आपके घर में कार डिलीवर की जाएगी। इससे देखो स्टोरेज की कॉस्ट बच गई, इससे डीलरशिप की कॉस्ट बच गई, शोरूम को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे फैक्ट्री से तुम्हारे घर में कार पहुंचा दी जाती है। क्या बात है भाई, ये कहलाता है डायरेक्ट मॉडल। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें टेस्ला कंपनी ने ब्रेक थ्रू किया, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम हो पाई और वो कम प्राइस में ईवी को लॉन्च कर पाए। अब ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, यहां पर तुमने कोई खुरापाती काम ऐसा नहीं किया है कि भाई कुछ सस्ता डाल देता हूं, खराब वाली बैटरी डाल देता हूं, या कम यूनिट्स डाल देता हूं, क्वालिटी गिरा देता हूं। नहीं, तुमने वाकई में कुछ ऐसा चीज किया जो कोई और नहीं कर रहा था, लेकिन वो करने वाला जो है तुम पहली बार थे। इसलिए तुम बाकी कंपनी जो ईवी लॉन्च नहीं कर पा रही हाई प्राइस की वजह से, तुमने उसको चेंज किया। तुमने बोला मैं खुद ही बैटरी बनाऊंगा। ये एक बड़ा स्टेप था, ये ऐसा स्टेप था जिससे बाकी कंपनियों को तो बैटरी महंगी पड़ रही है, अब तुमको सस्ती पड़ रही। तुम डायरेक्ट मॉडल में आए तो बाकी कंपनियों को अपना कमीशन भी देना पड़ता है डीलर्स को, तुम्हारे तो कोई डीलर ही नहीं, तुम तो डायरेक्ट सेल करते हो। D2C मॉडल आ गया, डायरेक्ट टू कस्टमर, तो वहां तुम्हारा कमीशन बच गया, तो वहां से भी तुम प्राइस थोड़ा सा कम कर सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप फील कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तो कॉस्ट रिडक्शन कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको लगता है ये जो काम इन्होंने किया, मैंने तो 1 मिनट में आपको समझा दिया, बट इसके पीछे कितने एफर्ट लगे होंगे। एक बैटरी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को कैसे एग्जीक्यूट करोगे ग्राउंड लेवल में, उसमें भी कई चैलेंजेस आए होंगे, फिर भी वो लोगों ने एग्जीक्यूट करके दिखाया। बोले चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेस्ला ने बोला हम अपने चार्जर लगा देते हैं हाईवे में, पेट्रोल पंप में, लो। तो कुछ ऐसा करके दिखाना जिससे आप कंपटीशन से आगे निकल जाओ। तो कॉस्ट रिडक्शन इज वन ऑफ दोस स्ट्रेटजीज जहां पर आप कुछ डिसरप्टिव करते हो, कुछ नया करते हो। ठीक है एवरीवन, चलो तो बताओ फटाफट एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या ये टेस्ला वाला कहानी से आपको कॉस्ट रिडक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया लगा? इफ यस, राइट क्लियर एंड डन इन द लाइव चैट। उसके बाद फिर मैं आपको कॉस्ट रिडक्शन की पूरी जो टेक्स्ट है वो पढ़वाता हूं। ठीक है, आओ। It may be defined as the achievement of real and permanent reduction. टेम्पररी नहीं। तुमने ये जो स्टेप लिया है ना, जिससे बैटरी तुम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो 1 महीने के लिए बैटरी सस्ती नहीं हुई है, तुमने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। अब तुमको जो बैटरी की कॉस्ट पड़ेगी वो कम ही पड़ेगी बाकियों के कंपैरिजन में, जो लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं और से खरीद रहे हैं, क्योंकि तुम तो खुद ही बनाने लगे। तो एक रियल रिडक्शन है कॉस्ट में और एक परमानेंट रिडक्शन। तुमने क्वांटिटी को कम करके या क्वालिटी को गिरा के रिडक्शन नहीं किया, तुमने यूनिट कॉस्ट को कम करके दिखाया कि मेरी एक कार अब सस्ती कहलाएगी। ठीक है, विदाउट इंपेयरिंग देयर सूटेबिलिटी। अच्छा, क्या मैंने कोई ऐसा स्टेप लिया जिसकी वजह से कार का जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो रहा है? क्या मैंने खराब क्वालिटी की बैटरी बनानी चालू कर दी? नहीं ना। तो सूटेबिलिटी को कोई इंपैक्ट नहीं आया और क्वालिटी को मैंने डिमिनिशिंग नहीं किया, मतलब क्वालिटी को मैंने नहीं गिराया। बिना क्वालिटी गिराए, बिना सूटेबिलिटी कम किए, अगर रियल और परमानेंट रिडक्शन होता है कोई भी कॉस्ट में, तो वो कहलाता है कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, आइए अप्रोच। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो कॉस्ट रिडक्शन सोचने का एक अप्रोच है। इट्स एन एटीट्यूड, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, हाउ दे सी द थिंग्स। कुछ मैनेजमेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं अरे ठीक है भाई, अब हमको कम नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे लोग मार्केट से बहुत जल्दी बाहर भी हो जाते हैं। पर जो लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस में इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि नहीं यार,
कुछ तो और तरीके होंगे जिससे हम इसको और एफिशिएंट कर पाएंगे। कुछ तो नई टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आ रही होगी, कहीं ना कहीं रिसर्च हो रही होगी, कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रही होगी किसी ना किसी को, जिसकी मदद से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और कम कर सकें। तो ये सोचने का एक तरीका है। अगर तुम ऐसे सोच के बैठ जाओगे कि बस भाई इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये गलत तरीका है। पर अगर तुम ये सोचते हो कि भाई मैं कोशिश हमेशा जारी रखूंगा, कम हो पाएगा नहीं हो पाएगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई ऑलवेज हैव टू ट्राई, यही अप्रोच स्टूडेंट्स को भी अपने लाइफ में रखनी चाहिए। हर एफर्ट को करते समय ये मत सोचो कि उसका रिजल्ट में क्या इंपैक्ट है, तुम बस एफर्ट करते रहो। एफर्ट करोगे तो सीखोगे जरूर, कुछ इंप्रूवमेंट भी होगा, हो सकता है इंप्रूवमेंट ना भी हो, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा आगे, ये बात श्योर है। ठीक है, तो इनोवेशन यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फरहान भाई, बिल्कुल। तो कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर इट इज बिलीव्ड, जहां पर यह माना जाता है द कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैव स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लोगे और हमेशा ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो कभी कुछ सेविंग्स का तरीका दिखेगा ना तो भी तुम उसको नजरअंदाज कर दोगे। पर तुम अगर हमेशा ये सोचोगे कि नहीं भाई देयर इज ऑलवेज अ स्कोप कि और कुछ तो बेटर कर सकता हूं मैं, तो ये अप्रोच को कहा जाता है कॉस्ट रिडक्शन अप्रोच। जो मैनेजमेंट कॉस्ट रिडक्शन पर बिलीव करता है वो कभी भी किसी कॉस्ट को फाइनल नहीं बोलता, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि ये लोवेस्ट कॉस्ट है, इससे नीचे नहीं जाया जा सकता। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट, दे ऑलवेज एक्सप्लोर कि और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। सो नो कॉस्ट इज टर्म्ड एज लोवेस्ट एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन शुड बी एक्सप्लोर्ड, दैट इज द अप्रोच ऑफ द मैनेजर। नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस, अब आपको ना एक तरीका बता रहा है, एक टेक्निक होती है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी पढ़ाई जाती है। इस टेक्निक से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां कभी कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें ढूंढ पाता है जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। क्या होता है सर? वैल्यू चेन एनालिसिस, ईच एक्टिविटी विद इन एन एंटिटी इज सेगमेंटेड टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू। देखो यार, आप सबको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। कल हमने पार्ले का मैन्युफैक्चरिंग देखा था, तो आपने देखा था ना, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। तुमने इंडिगो का केस स्टडी का वीडियो देखा होगा, तो लॉट ऑफ फंक्शंस आर गोइंग ऑन। टिकटिंग का काम है, एयर होस्टेस का काम है, ग्राउंड ऑपरेशन का काम है, फिर प्लेन्स को मेंटेन करने का काम है, लगेज को ट्रांसफर करने का काम है ना, पायलट का प्लेन को फ्लाई करने का काम है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो तुम्हें एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हर एक्टिविटी को पढ़ो, समझो क्या वाकई में इस एक्टिविटी की जरूरत है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये एक्टिविटी में हम शायद इसको अगर स्किप भी कर दे तो चल जाए। मतलब बेसिकली आपको ये देखना है कि क्या किसी एक्टिविटी से कुछ वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं। अगर किसी एक्टिविटी से वैल्यू ऐड हो रही तो वेरी गुड, वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो उसको एलिमिनेट कर दो। तो जो आपकी पूरी लिस्ट बनी हुई एक्टिविटीज की, उसमें से वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड अलग अलग निकालो, और जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं उनको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सो ये काम तुमको करना है। ईच एक्टिविटी विद इन एन एंटिटी सेगमेंटेड टू एनालाइज वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू, और जो भी तुमको आइडेंटिफाई हो, जो भी तुमको पता चले कि यार ये तो नॉन वैल्यू एडेड वाली चीजें, उनको एलिमिनेट कर दो। इससे उनमें लगने वाली कॉस्ट बच जाएगी। पर ध्यान रहे, जोश जोश में या फ्लो में कोई ऐसी एक्टिविटी एलिमिनेट ना कर दें जिसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस इंपैक्ट कर जाए या तुम्हारे प्रोडक्शन का प्रोसेस में गड़बड़ हो जाए। नॉन वैल्यू वाली एडेड एक्टिविटी को ही हटाना है, जिनका कोई यूज नहीं है, जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी वजह से कंपनी में कोई असर नहीं आता, उन चीजों को हटा दो। हो सकता है कुछ चीजें 10 साल पहले रेलेवेंट थी, आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है। 10 साल पहले डिजिटल वर्ल्ड नहीं आया था तो वो चीज रेलेवेंट थी, आज के टाइम में नहीं है। जैसे कोई चीजें आप फिजिकली किया करते थे, फिजिकल कॉपीज बनाया करते थे, अब आपके सारे एम्प्लॉइज लैपटॉप में काम करते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, फिर आपको फिजिकल कॉपीज बनाने की क्या जरूरत है। ऐसे आप कुछ कुछ चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो अपने बिजनेस के प्रोसेस में से, जिन पे खर्चे हो रहे हैं लेकिन किसी काम के में नहीं है, वर्थ इट नहीं है। ऐसा क्या आपको समझ में आया भाई? ये पूरा कॉस्ट रिडक्शन का अप्रोच था। आगे बढ़ते हम लोग, कॉस्ट रिडक्शन डन है। अब हम आते हैं सर आखिरी पार्ट में, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो हम प्लानिंग करना सीखेंगे,
बजट बनाना सीखेंगे, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, डिसीजन के समय कौन सी कॉस्ट मैटर करती हैं, कौन सी कॉस्ट मैटर नहीं करती, ये सीखेंगे। और जो हमने प्लानिंग करी और जो एक्चुअल किया है, एक्चुअल और प्लानिंग के बीच में जो गैप आया है, उस गैप के रीजंस को फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। और ये सारी चीजें हमारी 3 चैप्टर्स में होंगी, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, चैप्टर 13, 14, 15। ठीक है, तो वहां से जो हमको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी वो बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं मैनेजमेंट के लिए डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो बोल रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन असिस्ट करता है किसको, मैनेजमेंट को। किस चीज में, इन प्लानिंग, इन इम्प्लीमेंटिंग, इन मेजरिंग, इन कंट्रोलिंग, इन इवेल्युएटिंग द वेरियस एक्टिविटी। तो जो हमारे एक्टिविटीज और इसको प्लान करने में, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में, उसको मेजर करने में कि भाई उसमें कॉस्ट कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही, उसको कंट्रोल करने में, और समय समय पे इवेल्युएट करने में कि वो चीज़ हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लाइक दिस। एक रोबस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, तो वो आपको इंफॉर्मेशन इंटरनल तो देता है बट एक्सटर्नल भी देता है। इंटरनल मतलब मैं ऐसा सिस्टम सेटअप रखूं कि मेरे यहां कुछ ऐसा भी इंप्लॉय रहे जो हमेशा कंपटीशन का एनालिसिस करता रहे, मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में दूसरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, इसके बारे में मुझे रेगुलर में रिपोर्ट्स भेजता रहे। तो एक धासु कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम में हमारा खुद का इंटरनल डेटा का तो बहुत अच्छा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलना ही चाहिए, इसके अलावा एक ऐसा भी सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए कि एक्सटर्नल चीजों के बारे में भी हमको जानकारियां मिलती रहें। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट कैलकुलेट करना या सर्टेन करना, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना या प्रॉफिटेबिलिटी पता करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिडक्शन करना, और असिस्ट करना मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया था पेपर का, जब मैंने पैटर्न बताया था, तो आखिरी क्वेश्चन जो आता है हमारा थ्योरी आता है। उस थ्योरी क्वेश्चन में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो बताइए कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। कॉस्ट कंट्रोल तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, कॉस्ट रिडक्शन भी तुमने पढ़ा हुआ है। अब दोनों को इस तरीके से पढ़ें कि दोनों में कंपैरिजन कर पाए, हम दोनों का डिफरेंस निकाल पाए। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में हमारा एम होता है मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं ना, कि हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि भाई इंडस्ट्री में बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी वैसा करना है, तो उतने में मेंटेन करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट कंट्रोल में हम कोशिश करते हैं लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट को अचीव करने की अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। विद द गिवन कंडीशन कितनी मिनिमम कॉस्ट जा सकती है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल में हमारा ये फोकस रहता है कि भाई पास्ट में हमने इतना किया था तो प्रेजेंट में हम उससे थोड़ा और कम कर पाए। मतलब हमेशा पास्ट के डेटा से कंपैरिजन देखते हैं कि पहले ये चीज 100 रुपए में हो पाई थी तो चलो इसको 99 में करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। प्रिवेंटिव मतलब समझते हो, प्रिवेंट करना मतलब रोकना, मतलब कॉस्ट कंट्रोल आपकी कॉस्ट को बढ़ने से रोकता है। एंड कॉस्ट कंट्रोल हमारा खत्म हो जाता है जब हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो अगर मैंने टारगेट किया था कि ये वाली बॉटल मुझे 25 रुपीज पर यूनिट बना के चलनी है, जिस दिन मैं अपने सिस्टम को ऐसा इंप्रूव कर लूं कि परमानेंट बेसिस पर मैं इस बॉटल को 25 रुपीज में बना पा रहा हूं, उस दिन समझ जाना कि तुमने तुम्हारे कॉस्ट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। लेकिन अब आते हैं कॉस्ट रिडक्शन में। कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग द कॉस्ट। भाई मेंटेन करना नहीं, कम करने की चाह रखना, हमेशा ये सोचना कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। इसमें हम कोई भी कंडीशन को एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं मानते, हम चैलेंज करते हैं सारे स्टैंडर्ड्स को और बेटर बनने की या और बेटर करने की कंटिन्यूसली कोशिश करते रहते हैं। अगला, कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज करता है नो कंडीशन एज द परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन के हिसाब से कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं होती। जैसे यहां आप क्या बोल रहे हो कि एग्जिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से लोवेस्ट कॉस्ट निकालना, कॉस्ट रिडक्शन में तो हमारा थॉट ही ऐसा होता है कि कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है भाई। अरे सर वो डीलर को कमीशन बहुत देना पड़ता है, कैसे करें, डीलर का कमीशन कम कैसे करें। ये कॉस्ट रिडक्शन वाली सोच नहीं है, कंट्रोल वाली सोच है। एक काम करते हैं, डीलरशिप हटाओ यार, डायरेक्ट मॉडल में लेके आओ, कंडीशन कोई चैलेंज कर दिया, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन।
अरे बैटरी बहुत महंगी बेच रहा है यार सप्लायर, एक काम करो खुद ही बैटरी बना लेते हैं। फर्क समझ रहे हो दोनों बातों में? एक में तुम कोशिश कर रहे हो कि यार मैं वेंडर से बात करूं, निगोशिएट करूं कि यार तू मेरे को बैटरी सस्ते में बेच ले। दूसरे में मैंने बोला छोड़ो सब, खुद ही बैटरी बनाएंगे, ये अप्रोच है ना। तो कंडीशन कोई ब्रेक कर दिया। तो यहां पर हम ये नहीं देखते कि पास्ट में क्या हुआ, यहां पर हम ये नहीं देखते कि पहले ऐसा होता था। यहां हम हमेशा फ्यूचरिस्टिक तरीके से बात करते कि अभी ऐसा है, इसको और बेटर करना है। मान लो तुमने तुम्हारे एम्प्लॉय को बोला कि क्यों भाई ये बॉटल अभी भी 30 रुपए की बना रहे हो तुम? तो वो कह रहा सर पहले 40 की बनती थी, अब तो 30 में बनाने लगे। ए भाई पहले क्या होता था मुझे उससे मतलब नहीं, अभी 30 में बन रही है ना, और कम करके दिखाओ, 28 में लेके आओ, चलो इसको। ये कॉस्ट रिडक्शन का एटीट्यूड अप्रोच है ना। कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है, चीजों को और सुधारो, बढ़ने से रोकना ये तो हो चुका, ये तो कोई भी कर लेता है। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के बाद ही कॉस्ट रिडक्शन में इंसान आता है, ठीक है। तो देखो इसलिए लिखा भी हुआ है, कॉस्ट रिडक्शन ऑपरेट इवन व्हेन एन ऑफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल एग्जिस्ट। तो मेरा कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी मैं कॉस्ट रिडक्शन के बारे में सोचूंगा क्या? हाँ, उसके बाद ही तो सोचोगे भाई, पहले कंट्रोल तो कर लो, उसके बाद रिड्यूस करोगे ना। आखिरी में है कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड। जैसे कॉस्ट कंट्रोल में तुमने एंडिंग बता दी ना कि अगर मैं मेरे टारगेट को अचीव कर पा रहा हूं मतलब कॉस्ट कंट्रोल हो गया, अगर मैं स्टैंडर्ड्स के नीचे हूं मतलब मेरा कॉस्ट कंट्रोल हो गया। पर रिडक्शन का कोई विजिबल एंड नहीं है, क्योंकि रिडक्शन में तो आप बिलीव इस चीज पर करते हो कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। तो कभी भी जाके वो चीज खत्म होनी नहीं है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये था हमारा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच का अंतर। दैट्स इट गाइस। आइए अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग में। कॉस्ट समझ लिया, कॉस्टिंग समझ लिया, कॉस्ट लीडरशिप समझ लिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लिया। अब आते हैं कुछ छोटी छोटी टर्म्स में। याद है कल हमने एक टर्म पढ़ी थी कॉस्ट ऑब्जेक्ट? हाँ सर पढ़ा तो था। क्या होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट? आइए तो मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्ट। बेसिक टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है सर। सबसे पहली टर्म आती कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है सर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। किसी भी चीज की आप कॉस्ट निकाल रहे हो ना, जैसे एक लैपटॉप है, एक कंपनी ने लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया, दे वांट टू नो कि उनका एक लैपटॉप उनको कितने रुपए का पड़ा। तो यहां पर एक लैपटॉप हमारे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम उस एक लैपटॉप की कॉस्ट निकाल रहे हैं। एक कंपनी ये जानना चाहती है कि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में एक महीने में कितने रुपए का खर्चा हुआ। तो इस केस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। तो डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक कंपनी ये जानना चाहती है कि पूरे एक साल में हमारा जो ये फैक्ट्री, 4 फैक्ट्रीज है हमारी, तो उसमें से जो फैक्ट्री ए है, उस फैक्ट्री ए में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है पर यूनिट। तो ये आपका फैक्ट्री का कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मेट्रो के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दे वांट टू नो कि मेट्रो का जो ये 12 किलोमीटर वाला प्रोजेक्ट है, ये वाले स्टॉप से लेके ये वाले स्टॉप है, उस प्रोजेक्ट में अभी तक कितना खर्चा हो चुका है, या उस प्रोजेक्ट में अभी तक कितनी कॉस्ट इनकर हुई है। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, तो प्रोजेक्ट यहां पर कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, अलग अलग टाइम पर मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग टीम से अलग अलग चीजों की कॉस्ट मांगता है। मान लीजिए एक गवर्नमेंट ने टेंडर लाया है, हम उसमें कोटेशन डालना चाहते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसपे हम कोटेशन अपना भी देना चाहते हैं, तो उस ऑर्डर को डिलीवर करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना भी क्या है। तो हमारा ये जो ऑर्डर है ये भी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहला गया। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्रोडक्ट, it can be unit, it can be service, it can be project, it can be process, it can be department, anything। ठीक है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी ए प्रोडक्ट, इट में बी ए सर्विस, इट में बी ए प्रोजेक्ट, इट में बी ए कस्टमर। भाई इस कस्टमर को साल भर में मैंने जितना गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, एक ब्रांड की कॉस्ट क्या है, एक्टिविटी की कॉस्ट क्या है, डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है, प्रोग्राम की कॉस्ट क्या है, एक ट्रिप की कॉस्ट क्या है, एक इवेंट की कॉस्ट क्या है। एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट।
तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए, तो ट्रिप बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस भी चीज के लिए मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। याद रहेगा सबको ये वाली चीज। ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आगे क्यों। पहले एग्जांपल देख लो। जैसे टाटा मोटर्स एक कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, दे वांट टू नो कि उनका जो एक प्रोडक्ट है टाटा एस, टाटा एस उनका एक प्रोडक्ट है, उसकी क्या कॉस्ट आई है। तो टाटा एस का जो एक ट्रक का यूनिट हो गया, ये उनके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। सर्विस, इंडियन रेलवेज चेन्नई एक्सप्रेस चलाता है मुंबई से चेन्नई तक, तो उस चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का पूरी ट्रिप का क्या खर्चा आता है इंडियन रेलवेज को, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप। तो ट्रिप बिकम्स माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस को प्रोजेक्ट दिया कि इनकम टैक्स की वेबसाइट को अपडेट किया जाए, नई डिजाइन लाई जाए, नए फंक्शंस लाए जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट मिला इन्फोसिस को, अब इन्फोसिस जब बिलिंग करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसके पहले इन्फोसिस देखेगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में उनको कितनी कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बिकम्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर स्टील के प्लांट में स्टील बनता है, तो उसके लिए पहले आयरन को पिघलाया जाता है, फिर आयरन में दूसरे केमिकल्स मिला के उसका कंपाउंड बनाया जाता है, उसको स्टेनलेस बनाया जाता है। उसके बाद जो आयरन ओर आता है उसको हम लोग शेप देते हैं कि भाई उससे थाली बनानी है कि चम्मच बनानी है कि क्या बनाना है, तो हम उसकी कास्टिंग करते हैं। तो कास्टिंग अपने आप में एक प्रोसेस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस पूरे महीने में कास्टिंग की प्रोसेस में हमारा कितना खर्च हुआ है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। तो प्रोसेस ऑफ कास्टिंग बिकम्स माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो प्रोसेस कैन ऑल्सो बी अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया आपको, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट वाला बात तो मैंने तुमको एग्जाम्पल में बोला ही था। अब ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बट यस जो एग्जाम्पल्स हैं मैं वो आपको यहां पर समझाऊंगा लिखकर। एग्जाम्पल, there are two scenarios where a civil engineer whose monthly salary is 80,000 is working। पहला सिनेरियो मैं लेता हूं सिनेरियो ए। वर्किंग अंडर L&T कंस्ट्रक्शंस, एक कंपनी है L&T कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। तो L&T कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनी है ना, उस कंपनी के अंदर ये एम्प्लॉय काम करता है फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर अ मेट्रो प्रोजेक्ट। ही इज डेडिकेटेड to this project for 2 years। तो एक कंपनी है L&T कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जिन्होंने गवर्नमेंट से मेट्रो का काम लिया है। अब L&T कंस्ट्रक्शन लिमिटेड क्या करती है, जहां जहां उनकी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स में वो इंजीनियर्स को भेजते हैं कि तुम डेली वहां पर प्रेजेंट रहो और काम को सुपरवाइज करो, ठीक है। तो एक सिविल इंजीनियर है हमारे पास जो उस कंपनी में काम करते हैं और वो एक पर्टिकुलर साइट पर डेली जाने वाले हैं 2 साल तक। मतलब वो अपना पूरा एफर्ट, ये जो इंजीनियर है उसका पूरा एफर्ट, उसकी पूरी सैलरी कंपनी उसको क्यों दे रही है कि वो उस मेट्रो प्रोजेक्ट में जाके सुपरविजन करे। मतलब वो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाला आने वाले 2 साल तक। अब दूसरा सिनेरियो लेता हूं मैं, सिनेरियो बी। एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इज वर्किंग अंडर, कंपनी भी नहीं है, छोटी जगह में ठेकेदार होते हैं ना, तो उसके दूर के अंकल है जिनका नाम है मुन्ना ठेकेदार।
ओ मुन्ना भैया की एंट्री होगी भाई। तो उनके दूर के रिश्तेदार हैं मुन्ना ठेकेदार, तो मुन्ना भैया ने उनको फोन किया, क्यों भाई रमेश, क्या चल रहा है आजकल? तो रमेश भाई बोल रहे कुछ नहीं चाचा, बस लगे हैं एलएनटी कंपनी में काम कर रहे हैं। रमेश मैं ये बोल रहा था तुमसे कि आओ तुम मुझे काहे नहीं ज्वाइन कर लेते, दबदबा है हमारा यहाँ पर, भौकाल मचाएंगे, आ जाओ। तो मुन्ना अंकल ने रमेश को फोन करके बोला कि तुम आ जाओ हमारे यहाँ, हमारे अंडर में काम करो, मिलके भौकाल मचाएंगे, ज्वाइन कर लो हमको। ठीक है भाई। तो रमेश बोलता है सैलरी देंगे आप अंकल? 80,000 रुपये मिलता है हमको एलएनटी से। अरे कोई बात है, आ जा यार भाई। मुन्ना मुन्ना बोलता रमेश को, आ जा यार, तेरे को 80,000 रुपये दे देंगे। अच्छा क्या काम देखना पड़ेगा हमको मुन्ना अंकल? तो मुन्ना अंकल बोलते हैं तुमको, मेरे बहुत सारे छोटे छोटे काम चलते हैं भाई शहर में, तू सारे काम को जाके बस सुपरवाइज कर लिया कर, ठीक है? मेरे को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, तभी तो मैं नए काम ले पाऊंगा ना भाई, ठीक है? तो वर्किंग अंडर मुन्ना ठेकेदार फॉर वेरियस स्मॉल प्रोजेक्ट्स, फॉर वेरियस स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन द सिटी। क्या दोनों सिनेरियो को आप समझ पा रहे हो? तो दो सिनेरियो माइंड में रखना कि रमेश जो कि एक सिविल इंजीनियर है, मैं नाम भी लिख देता हूं, सिविल इंजीनियर रमेश। सो देर इज अ सिविल इंजीनियर जिसका नाम है रमेश। उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो एलएनटी कंपनी में चला जाए जहां मेट्रो के प्रोजेक्ट पे उसको डेडिकेटेड पूरे 2 साल तक काम करना है और 80,000 की सैलरी मिलेगी। दूसरा वो मुन्ना अंकल को ज्वाइन कर ले, जहां उसको वेरियस स्मॉल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें उसको सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ सुपरवाइज करने हैं, उसके अंडर में लोग होंगे, उसको देखना है, वहां भी 80,000 मिलेंगे। अब कुछ लिखता हूं मैं यहां पर, in the cost records of in the cost record of L&T company, salary of Ramesh is to be taken as direct cost because his salary is traceable to the metro project। तो जब एलएनटी कंपनी अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएगी तो उस कॉस्ट रिकॉर्ड में वो इस सिविल इंजीनियर रमेश की सैलरी को एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या एज अ डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करेगी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस बंदे को दी जाने वाली 80,000 की पूरी सैलरी का यूज कहां हो रहा है, उस मेट्रो के प्रोजेक्ट में हो रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में नहीं हो रहा है, डेडिकेटेड एक सिंगल प्रोजेक्ट में हो रहा है। तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट ही तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में इसकी सैलरी विल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ट्रेसेबल है। वही अगर मैं दूसरे सिचुएशन में चला जाऊं, इन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ मुन्ना ठेकेदार, मुन्ना ठेकेदार भी अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो मुन्ना ठेकेदार जो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वहां जो सैलरी ऑफ रमेश है ना, इज टू बी टेकन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। वहां पर रमेश की सैलरी को इनडायरेक्ट कॉस्ट लिया जाएगा, बिकॉज ही इज सुपरवाइजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स या मल्टीपल कॉस्ट ऑब्जेक्ट।
सो हिज सैलरी इज नॉट ट्रेसेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाएगा अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो पहले लिख लो फटाफट सारे लोग। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि हम आइटम का नाम याद कर लेते हैं और हमको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है, इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं है। दोनों ही केस में हम इंजीनियर को सैलरी पे कर रहे हैं, तो इट इज द सैलरी ऑफ अ सिविल इंजीनियर। तो दोनों ही केस में सैलरी है। फिर भी एक सिचुएशन में उसको एज अ डायरेक्ट कॉस्ट लिया जा रहा है, दूसरी सिचुएशन में उसको एज अ इनडायरेक्ट कॉस्ट लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर सिचुएशन बदल रही है। इसका मतलब ये हुआ ना कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कोई भी कॉस्ट, एनी कॉस्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेम, बट इट विल डिपेंड ऑन इट्स ट्रेसेबिलिटी टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो तुम बहुत आराम से ट्रेस कर पाओगे कि ये वाली कॉस्ट इसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में लगी है। लेकिन तुम्हारी कॉस्ट अगर मल्टीपल कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो रही है तो तुम ट्रेस नहीं कर पाओगे कि इस भाई की सैलरी किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में लगी है। तो जब हम ट्रेस कर पाते हैं तो वो कॉस्ट डायरेक्ट बन जाती है, जब हम ट्रेस नहीं कर पाते तो वो कॉस्ट इनडायरेक्ट बन जाती है। तो एलएनटी के केस में क्योंकि वो बंदा एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, तो उसकी पूरी पूरी सैलरी एक ही कॉस्ट ऑब्जेक्ट में अलोकेट हो रही थी, इसलिए वो कॉस्ट डायरेक्ट बन गई थी। लेकिन मुन्ना ठेकेदार के केस में वो एक ही सिविल इंजीनियर से बहुत सारा काम करवाता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, तो उसकी सैलरी किस प्रोजेक्ट में जोड़ें ये निकाल पाना असंभव है। तो दिस इज नॉट ट्रेसेबल, सो दिस विल बिकम इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? चलिए इसको लिख लीजिए और उसके बाद क्लियर एंड डन करके बताइएगा अगर आपने पूरी स्टोरी अलॉन्ग विद द नॉलेज इसका समझ लिया और लिख लिया हो तो। CND। चलो, तो काफी बच्चों को CND हो गया। रतीश ने एक बात पूछी है कि सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक बार और बता दोगे? बिल्कुल बता दूंगा भाई। देखो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कंपनी किस चीज की कॉस्ट निकाल रही है। एलएनटी कंपनी ये जानना चाहती है कि उनका जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या आ रही, तो प्रोजेक्ट उनका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मुन्ना ठेकेदार ये जानना चाहते हैं कि उनके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो उनके लिए वो हर एक प्रोजेक्ट एक एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब हमें ये देखना है कि हमारी कोई भी पर्टिकुलर कॉस्ट क्या वो डेडिकेटेड किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए लग रही है। अगर हाँ तो फिर वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अगर वो मल्टीपल कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बंटने वाली है तो फिर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, कॉमन कॉस्ट होगी। ऐसा सर अगर मुन्ना ठेकेदार का एक ही प्रोजेक्ट होता तो क्या ये सैलरी भी डायरेक्ट कहला जाती? यस, बिल्कुल सही बोला आपने। रतीश, हाँ बेटा रिपीट किया मैंने। कीर्ति, अपूर्वा, अंशुमन, पीयूष, प्राची, सीए जर्नी, कृति, गौरव, हरीश। ठीक है, चलो ओके कूल। तो यहां पर मैं अब बताता हूं तुमको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। वैसे तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बट थोड़ा यहां पर अलग पर्सपेक्टिव से तुमको समझाना चाहता हूं, ठीक है? सो डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट that are readily identified and are traceable to a particular cost object। जैसे एयरलाइंस में अगर मैं आपको बोलूं तो एग्जैक्टली कितने रुपए का फ्यूल एक ट्रिप पे लगा है ये पता कर पाना पॉसिबल है, तो फ्यूल की कॉस्ट हो जाती है ट्रेसेबल कॉस्ट। ठीक है, यस सर। लेकिन एयरलाइन का जो सपोर्ट स्टाफ है, जो एयरपोर्ट में बैठता है, जो बुकिंग्स करता है, जो ग्राउंड स्टाफ है, उन लोगों को जो सैलरी पे होती है ना, वो लोग प्लेन में तो बैठते नहीं है, या उनको पर ट्रिप के हिसाब से तो पैसा हम देते नहीं है। तो उनकी सैलरी एक कॉमन खर्चा है जिसको ट्रिप की कॉस्ट में बांटा जाता है, बट इट इज नॉट ट्रेसेबल।
मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि काउंटर में जो टिकट के लिए बैठा हुआ है या चेक इन के लिए जो पर्सन बैठा हुआ है उसकी सैलरी इस वाली ट्रिप के लिए कितने रुपए की लगी, नहीं, यू कैन नॉट ट्रेस इट बिकॉज दिस कॉस्ट बिकम्स कॉमन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ ट्रिप। प्लेन चाहे ज्यादा उड़े चाहे कम उड़े उस बंदे को तो जो सैलरी मिलनी मिलेगी, लेकिन अगर प्लेन ज्यादा उड़े कम उड़े तो फ्यूल की कॉस्ट जरूर कम ज्यादा होती है। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो कुछ कॉस्ट ऑब्जेक्ट से ट्रेसेबल होती है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो ट्रेसेबल नहीं होती। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को देखो पहले, फिर कॉस्ट को देखो कि क्या इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉस्ट ट्रेसेबल होगी या नहीं होगी। अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट बदल गया तो फिर से चेक करना पड़ेगा ट्रेसेबल होगी नहीं होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट that are not traceable to a particular cost object. These costs may bear some functional relationship to the production and may vary with the output in some definite way. तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि सर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि कोई पर्टिकुलर कॉस्ट ट्रेसेबल मानी जाए, डायरेक्ट मानी जाए, या नॉन ट्रेसेबल या इनडायरेक्ट मानी जाए, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है ना, इसको भी यहीं पर होल्ड करो, आगे जाके कल या फिर और भी दूसरे चैप्टर्स में इसका काफ़ी डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए, एकदम बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है या कॉस्ट ऑब्जेक्ट बता दिया या एक बार बता दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है तो बस खत्म, ना ना ना, अरे 100 बार रेफरेंस आएगा इस चीज़ का। ये जो हम पढ़ रहे हैं सब बेसिक्स है, इनका बार बार यूज आने वाला है, बट थोड़ा सा एक बैकग्राउंड अगर अभी दे दूंगा ना तो बाद में हमको चैप्टर के अंदर इस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा, मेन टॉपिक पर वर्क कर पाएंगे, ऐसा, ठीक है। चलो, अच्छा, जब आप होटल में जाते हो तो आप पूछते हो भाई साहब कमरा कितने रुपए का दिया, तो आपको बताते हैं ना ₹2000 पर नाइट, पर रूम पर नाइट, मतलब एक रूम का एक नाइट का 2000 रुपए लगेगा। तो पर रूम पर नाइट ये मेरी यूनिट हो गई। तो कॉस्ट को किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में प्रेजेंट किया जाता है, सुनिएगा, कॉस्ट को किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी की भी यूनिट होती है, उस पर प्राइस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकलती। तो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है KWH, किलो वॉट आवर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को अगर एवरेजली दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा ₹6 पर KWH, ₹5 पर KWH। तो ये जो KWH है ना, इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो कॉस्ट को शो करते समय जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर तुम सीमेंट की बात करते हो तो तुम कोई घर बना रहे हो तो सीमेंट की कॉस्ट को किस हिसाब से चार्ज करोगे, पर बैग के हिसाब से या पर टन के हिसाब से। लोहा खरीदने जाओगे तो केजी के हिसाब से खरीदोगे। ट्रांसपोर्टेशन का होता है तो पर पैसेंजर या किलोमीटर या पर ट्रिप के हिसाब से होता है। एजुकेशन में तुम पर लेक्चर या पर कोर्स या पर बैच या पर ईयर के हिसाब से फीस पे करते हो। तो जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट उस पर्टिकुलर चीज को प्रेजेंट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट, सिंपल। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन्ड और एक्सप्रेस्ड। कॉस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का हम यूज कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट्स। ऑलराइट गाइस, ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी हमने दो टर्म्स पढ़ ली सर। पहली टर्म पढ़ी कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट निकाली जा रही दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा हमने पढ़ लिया कॉस्ट यूनिट, जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कॉस्ट को एक्सप्रेस किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट्स। चलो भाई, अब अगला टॉपिक हमारा आता है जिसका नाम है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने कॉस्ट यूनिट्स को पढ़ लिया जो कि बहुत सिंपल चीज थी, तो उसमें और कुछ एग्जांपल या एक्सेट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक में जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जब एक बिजनेस छोटा होता है ना, उसका ओनर ही सारे काम कर लेता है। ओनर ही परचेजिंग भी करता है, ओनर ही काउंटर में बैठ के सेलिंग भी करता है, ओनर ही स्टाफ को मैनेज भी करता है, अकाउंटिंग भी ओनर खुद ही कर लेता है, सारे काम ओनर कर लेता है। फिर जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा बड़ा होता है तो ओनर पहले कुछ सेल्समैन हायर करता है कि भाई सेलिंग में मुझे हेल्प चाहिए।
फिर जब उसका बिजनेस और बड़ा होता है तो ओनर कहता है एक दो एम्प्लॉयज और रखूंगा जो परचेजिंग का काम करेंगे, तो परचेजिंग का डिपार्टमेंट बनाता है। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो जो ओनर है वो एम्प्लॉयज में बांट देता है, सेपरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट बनता है, स्टाफ को मैनेज करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बनता है। इस तरीके से जैसे जैसे बिजनेस कीप्स ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर, द फंक्शंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड, आर असाइंड टू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स और द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो फिर उस सिचुएशन में ना अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आज अगर मटेरियल महंगा आया और बिजनेस छोटा है तो ओनर की खुद की जवाबदारी, क्योंकि उसी ने फोन करके परचेस किया था, उसी ने मार्केट में जानने की कोशिश करी थी कि कौन सा कितने चीज का आता है। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा हो गया ना तो ओनर परचेज डिपार्टमेंट के हेड से पूछेगा, क्यों भाई मटेरियल महंगा क्यों खरीदा आपने? क्या आपने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं किया? क्या आपने अच्छे से निगोशिएशन नहीं किया? क्या आपने अच्छे से कोटेशन नहीं लिया? कहां दिक्कत आ गई? तो क्या होता है ना सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप स्प्रेड कर देते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग यूनिट ऑफ द कंपनी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि एक शोरूम है। शोरूम क्या है? शोरूम का काम है सेल करना। तो कंपनी ने 5 अलग अलग शोरूम 5 अलग अलग शहरों में खोले और पांचों को टारगेट दिया है कि आपको इतना इतना सेल करके दिखाना। जब पीरियड खत्म होता है और टारगेट और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं तो मान लो 3 शोरूम ने टारगेट अचीव कर लिया तो उनको शाबाशी दी जाएगी, और जो 2 शोरूम्स ने टारगेट अचीव नहीं किया तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्यों आप लोग इतना सेल नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो डिपार्टमेंट्स थे इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था रेवेन्यू को जनरेट करना। तो दोज डिपार्टमेंट्स और दोज बिजनेस यूनिट्स और दोज ब्रांचेस विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू सेंटर। अच्छा, दूसरा, कंपनी ने परचेस डिपार्टमेंट बनाया है तो मटेरियल या दूसरी जो चीजें परचेस की जा रही हैं अगर उनकी कॉस्ट ज्यादा या कम होती है तो उसके बारे में किससे चर्चा की जाएगी? उसकी जवाबदारी किसकी है? परचेस डिपार्टमेंट की। मटेरियल महंगा आया तो उनको बोला जाएगा क्यों महंगा आया, सस्ता आया तो उनको शाबाशी दी जाएगी कि आपने एफिशिएंट काम किया है। अच्छा, अगर वर्कर्स को ज्यादा सैलरी में हायर किया जा रहा है तो एचआर डिपार्टमेंट को पकड़ा जाएगा कि भाई आपका काम है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में वर्कर्स की सैलरी को आप कम सैलरी वालों को हायर करें। तो इस तरीके से बिजनेस के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट को मैनेज करने की होती है, कॉस्ट को रेवेन्यू जनरेट करने की होती है। इसके अलावा मान लो बिजनेस और बड़ा हो गया और आप डिफरेंट लोकेशंस में स्प्रेड करना चाहते हो तो आप ब्रांचेस ओपन करते हो। जब आप ब्रांचेस ओपन करते हो तो ब्रांच का एक मैनेजर अपॉइंट करते हो, और ब्रांच के मैनेजर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस ब्रांच के रेवेन्यू को भी जनरेट करे और वो उस ब्रांच की कॉस्ट को भी मैनेज करे। तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे? अब यहां तो डबल डबल चीजें हो गई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रेवेन्यू भी जनरेट करना है, उसको कॉस्ट भी कंट्रोल करना है। तो सर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ड्यूअल हो गई। ड्यूअल मतलब रेवेन्यू कॉस्ट बोथ, और रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को जब नेट करते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट। तो उसको जो काम दिया गया है इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ प्रॉफिट सेंटर। तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसको हम नाम देंगे प्रॉफिट सेंटर। और बड़े एग्जाम्पल में अगर मैं जाऊं तो जब कंपनी और बड़ी हो जाती है तो वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज बनाती है और सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है और उन सब्सिडरी कंपनीज की भी लिस्टिंग करवाती है। अब जब वो सब्सिडरी कंपनीज के शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो उसका भी वैल्यू बढ़ता है। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेल्थ बढ़वाना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़वाना। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के सीईओ को बुला के ये पूछते हैं, क्यों आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपका प्रॉफिट ऑफिट कैसा रहा? वो सब ठीक है, लेकिन आप अपना ब्रांड नेम मार्केट में सेंटिमेंट ऐसा क्रिएट करिए कि हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़े। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब मैं इस चीज को थोड़ा जाके डिटेल में बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है? आइए। सो शोरूम of a factory is treated
एज रेवेन्यू सेंटर। क्यों? क्योंकि शोरूम का काम होता है सेल करना, तो जो शोरूम ज्यादा सेल करेगा उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा माना जाएगा। पहले तो रेवेन्यू सेंटर फॉर कंपनी, तो कंपनी के लिए शोरूम इज ट्रीटेड लाइक अ रेवेन्यू सेंटर। दूसरा, परचेज डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री is treated as cost center as their primary work to purchase at minimum prices after negotiation। नेगोशिएट करके मिनिमम प्राइसेस पर लेकर आइए। तो इस परचेज डिपार्टमेंट को एक कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट करा जाता है, क्योंकि दे आर देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वेल दे मैनेज देयर कॉस्ट, हाउ बेटर दे मैनेज देयर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद branch of a company which is responsible for its own purchase and sale is treated like a profit center for the company। तो कंपनी का सीईओ ना ब्रांच के मैनेजर से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी सेल कितनी हुई, तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ, वो तुम मैनेज करो, वो तुम जानो, मुझे प्रॉफिट अच्छा चाहिए, क्योंकि सारी ब्रांचेस का प्रॉफिट मिला के तो कंपनी का प्रॉफिट बनेगा। तो उससे उससे ही पूछा जाएगा भाई तुम प्रॉफिट अच्छा करके दिखाओ तुम्हारी ब्रांच का। ठीक है सर, क्या ये एग्जांपल रजिस्टर में लिखना है? देखो सौम्या, मैंने डे 1 में भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। जो भी चीजें मैं अपने पेन से लिख रहा हूँ ना, वो आपको भी लिखना है, और जो चीज मैं बुक से पढ़ा दे रहा हूँ वो बुक में है ही, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, हाँ बराबर है प्राची। उसके बाद टाटा सन्स, या ऐसा लिख देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी of Jio. So Jio is treated as investment center for RIL। तो RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है ना, वो जियो को एज अ ब्रांच या एज अ रेवेन्यू सेंटर या एज अ कॉस्ट सेंटर या एज अ प्रॉफिट सेंटर नहीं देखता, एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर देखता है कि हमने जियो में 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, उस 5 लाख करोड़ की क्या वैल्यू है आज के समय में, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो हुआ है, कितना रिटर्न हमको मिला है हमारे इन्वेस्टमेंट में, लाइक दिस वी लुक इट लाइक दैट। ठीक है, चलो, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। चलो बेटा, ये चारों एग्जांपल्स लिख लो, उसके बाद आपके दिमाग में कोई डाउट्स आते हैं तो पूछेगा। और एग्जांपल्स बुक में लिखे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। पहले ये 4 एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में।
एंड टेल मी इफ इट इज डन। डन, ठीक है, ओके। चलो देखो भाई, जो स्टोरी मैंने तुमको बताई थी कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है उसको बेटर मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंटवारा कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट डेलीगेट्स its responsibility and authority to various departments or people to have a better control over the organization. Yes, these departments or people are known as responsibility center. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक ब्रांच भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। अब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। जैसे कुछ लोगों को उनके एक्सपेंडिचर पर इवेल्युएट किया जाता है, कुछ को उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया उस बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता है, कुछ को उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर जज किया जाता है या परफॉर्मेंस चेक की जाती है, और कुछ को उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर किया जाता है। सो परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आर मेजर्ड अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड सेट कर ली जाते हैं कि आपको खर्चा इतने में करके दिखाना है, आपको इतना रेवेन्यू का टारगेट दिया गया अचीव करके दिखाना है, आपको इतना प्रॉफिट का टारगेट दिया गया है, आपको इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टारगेट दिया गया है। मतलब सबको न्यूमेरिकल फॉर्म में या क्वांटिफाइड फॉर्म में कुछ टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को उनको अचीव करना होता है। अगर वो करते हैं तो शाबाशी मिलती है, नहीं करते तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है कि उसको कैसे बेटर किया जाए। ठीक है, तो आइए टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। पहला कॉस्ट सेंटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिनकी जवाबदारी होती है कि उनके अंडर में जो कॉस्ट आ रही है उसको वो कंट्रोल करें। सो दैट इज कॉस्ट सेंटर। जैसे मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड है, हम उसको बजट अलोकेट करते हैं, पर हम उसको ये बोलते हैं भाई फिजूल खर्ची मत करना, तुमको पैसा दे रहे हैं तुम कम खर्चे में काम करके दिखाओ, उसको एक टारगेट देते हैं जैसे, तो वो भी एक तुम्हारा कॉस्ट सेंटर बन के निकलता है। रेवेन्यू सेंटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर अकाउंटेबल, जिनकी जवाबदेही है फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर द एंटिटी। जैसे कि इंडियन रेलवे ने एक टिकट काउंटर बनाया है, तो वो टिकट काउंटर से अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा कि उस टिकट काउंटर से कितनी सेल हो रही है, कितनी टिकट सेल हो रही है, तो फिर वो लोकेशन पे टिकट काउंटर खोलना लॉजिकल है। समझ रहे हो, लाइक दैट। व्हाट इज प्रॉफिट सेंटर? दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेवेन्यू जनरेशन की भी है और कॉस्ट इनकर करने की भी है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जिनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेवेन्यू भी जनरेट करना और इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब बात ये उठती है कि जब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली चेक कैसे करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। सिंस मैनेजर्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स आर अकाउंटेबल फॉर बोथ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू, तो प्रॉफिटेबिलिटी विल बिकम द बेसिस फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि टाटा मोटर्स कंपनी है ना, उसमें दो डिविजन्स हैं, एक है कमर्शियल व्हीकल जिसमें ट्रक, छोटा हाथी, ये सब आते हैं, एक है पैसेंजर व्हीकल डिवीजन जिसके अंदर सारी कार्स आती हैं। तो दोनों डिपार्टमेंट के या दोनों डिविजन्स के मैनेजर्स अलग अलग हैं। अब जब टाटा कंपनी उन मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते तो वो ये देखते हैं कि कमर्शियल व्हीकल वाले डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, पैसेंजर व्हीकल वाले डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। इस तरीके से दोनों बिजनेस यूनिट्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर या इवैल्यूएट किया जाता है। समझे? चलो, फिर आता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो कि और बड़े लेवल की चीज हो गई। These are the responsibility centers which are not only responsible for profitability. Definitely यार, अगर हमें अपने कंपनी के शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो हमें प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो रखना ही पड़ेगा कंपनी को, बट ऑल्सो दे हैव द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने उनको इतने करोड़ रुपए दिए हैं। जब तुम तुम्हारे ब्रांच मैनेजर को बोलते हो ना कि तुम प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्रांच मैनेजर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? परचेजिंग कर सकता है और सेलिंग कर सकता है। वो कोई एसेट, बड़ी एसेट नहीं खरीद सकता कि चलो मैं एक बिल्डिंग खरीद लेता हूं, मैं यहाँ मशीन खरीद लेता हूं, या मैं यहाँ प्लांट डाल देता हूं। वो सारे बड़े बड़े डिसीजन मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं।
लेकिन जब तुम और बड़े लेवल पर जाते हो, जैसे टाटा सन्स की एक कंपनी है टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स का जो सीईओ है छोटी छोटी चीजों के लिए टाटा सन्स के पास नहीं जाता। उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि टाटा का अगला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ डालना है, कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस जगह पर क्या चीज खरीदनी है, कौन सी मशीन पर इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब उनकी जवाबदारी होती है। तो जो कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट सेंटर को हेड करता है ना, वो सब कुछ देखता है, उसके रेवेन्यू सेल्स को भी देखता है, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के डिसीजंस भी उसके हाथ में होते हैं। लेकिन बाद में उसके कामों को इवेल्युएट किया जाता है इस बेसिस पर कि हमने इस कंपनी में इतने करोड़ रुपए डाले, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, उस पर कितना रिटर्न दिया तुमने। तो बड़ी जो होल्डिंग कंपनीज होती है ना, वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट्स की तरह देखती हैं। समझ रहे बात को आप? जैसे गूगल पेरेंट कंपनी है, नहीं, गूगल एक कंपनी है, अल्फाबेट पेरेंट कंपनी है। तो अल्फाबेट टॉप मैनेजमेंट है गूगल का, जो देखता है कि गूगल का जो मेन ये एड्स और सर्च वाला बिजनेस है ना, उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है और गूगल का शेयर प्राइस कितना ऊपर नीचे जा रहा है, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर। बताइए भाई, ये 4 एग्जाम्पल जो मैंने वहां लिखवाए, 4 एग्जाम्पल यहां बताए, क्या और सारी डेफिनेशंस पढ़ने के बाद क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का मतलब क्या होता होगा? ठीक है, बताइएगा मुझे, क्लियर एंड डन करिएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, कॉस्ट सेंटर के 2 और टाइप होते हैं जो हमको पढ़ने, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर दैट विल सी। तो इसको करने के बाद फिर कल बेसिक्स में आखिरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कल बेसिक्स हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। हमारे कॉस्ट सेंटर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है, एक कॉस्ट सेंटर हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, और दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। चलो एक बात बताना मुझे, आपके फैक्ट्री में ना कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो आपके प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ेंगी पक्का है, जैसे मटेरियल। मान लो आपने सोचा था कि मैं 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा साल भर में, मेरे प्रोडक्ट्स की 1 लाख यूनिट बनाऊंगा, लेकिन डिमांड ज्यादा आने लगी, तो आपने ये डिसाइड किया कि चलो और बनाते हैं, भाई और बिक रहा है तो और बनाओ, और आपने साल भर में 1,40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया। अब मुझे बताइए, आपने ये प्लान किया था कि इतने इतने रुपए का मटेरियल लगेगा 1 लाख यूनिट के हिसाब से, पर अगर आप 1,40,000 यूनिट्स बना लोगे तो क्या मटेरियल भी इंक्रीज हो जाएगा? क्या मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? हाँ, इट इज बाउंड टू इंक्रीज, क्योंकि बिना मटेरियल लगाए मैं मेरे फिनिश गुड्स को नहीं बना पाऊंगा ना। दूसरा, मेरे जो डायरेक्ट वर्कर्स हैं, तो अगर मैं 1 लाख यूनिट बना रहा था तो मुझे कम वर्कर्स की जरूरत थी, पर अब मैं 1,40,000 यूनिट बना रहा हूं तो मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा वर्कर हायर करने पड़े, तो मेरा वेजेस का जो बजट था वो भी ओवरशूट कर गया, उसमें भी मेरा ज्यादा खर्चा हो गया। तो ऐसे कॉस्ट सेंटर जिनकी कॉस्ट आउटपुट पर डिपेंड करती है वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। और ऐसे कॉस्ट सेंटर में आप हमेशा जब मेजर करते हो ना परफॉर्मेंस, तो आउटपुट के हिसाब से एडजस्ट करके चेक करते हो। आओ मैं एग्जांपल से तुमको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। कंपनी हैज अ प्रोडक्ट ए, इस एग्जांपल से तुम समझ जाओगे, विच रिक्वायर्स 2 kg of material per unit for 1 unit of production. Company planned to produce 1 lakh units of A, and expects
टू कंज्यूम, क्या लगता है तुमको? 2 लाख केजी, 2 लाख केजी of material at the rate of 10 rupees per kg. After the period is over, after the period is over, 1,40,000 units of A were produced and material cost incurred was 26,50,000. Evaluate the performance of material मैनेजमेंट कॉस्ट सेंटर. तो हमारे एक मटेरियल मैनेजमेंट कॉस्ट सेंटर, जो लोग मटेरियल खरीद के लाते हैं, तो उस कॉस्ट सेंटर के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो. चलो, तो पूरी स्टोरी मैंने लिखी भाई कि हमारा जो फिनिश गुड्स है उसका नाम ए है. फिनिश गुड्स की 1 यूनिट बनाने में इनको 2 kg ऑफ मटेरियल लगता है. तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो हर यूनिट में 2 kg लगेगा, मतलब 2 लाख kg हमको मटेरियल लग जाएगा और मटेरियल हमारा 10 रुपए का आता है. जब हमारा पीरियड खत्म हुआ तो हम सरप्राइज थे देख के कि अरे भाई अच्छी डिमांड आ रही थी ना, तो हमने 1 लाख की जगह 1,40,000 यूनिट बना डाला, तो मटेरियल भी हमको ज्यादा परचेस करना पड़ा. तो हमारी मटेरियल की कॉस्ट 26,50,000 लगी. क्या आप इवेल्युएट करके बताओगे कि आपका मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, मटेरियल मैनेजमेंट कॉस्ट सेंटर जो है, क्या उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया? आइए देखते हैं. तो व्हाट वाज द प्लान्ड कॉस्ट फॉर 1 लाख यूनिट्स? तो सर जब हम 1 लाख यूनिट्स बनाने का सोच रहे थे तो हमारी प्लान्ड कॉस्ट पता कितनी थी मटेरियल की? कि भाई 2 लाख केजी लगेगा, 1 लाख इंटू 2, और 1 केजी 10 रुपए का आएगा. मतलब हमारी प्लानिंग थी कि 20 लाख रुपीस के मटेरियल कॉस्ट में हमारा काम हो जाएगा. नाउ एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी आई है टू प्रोड्यूस 1,40,000 यूनिट्स, वो कितनी आई है? 2650. क्या मैं ऐसा बोल दूं कि कंपनी के मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने खराब काम किया है? 6,50,000 का नुकसान हो गया सर. 6.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर दिए. क्या एग्री करते हो आप? डू यू एग्री विथ मी दैट मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट डूइंग द गुड वर्क? they have incurred 6,50,000 extra burden for the company. क्यों भाई, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, क्या तुम एग्री करते हो इस बात से? तो मैं बता दूं भाई तुमको कि ये और ये दे आर नॉट कंपेरेबल. क्यों? दे आर नॉट कंपेरेबल ना, क्योंकि ये 20 लाख रुपए 1 लाख यूनिट बनाने के हिसाब से लगने चाहिए, पर 1 लाख थोड़ी 1,40,000 यूनिट बनी है. अच्छा, तो क्या मुझे मेरा रिवाइज्ड प्लान कॉस्ट निकालना चाहिए? हाँ, तो जो कॉस्ट मैंने प्लान करी थी मुझे उसको रिवाइज करना चाहिए एज पर 1,40,000 यूनिट्स. तो 1,40,000 यूनिट्स अगर आपकी बनी है और 1 यूनिट बनने में 2 kg लगता है और 1 kg 10 रुपए का आता है, तो आइडियली 1,40,000 यूनिट्स बनाने में मटेरियल लगना चाहिए था 28 लाख रुपीस का भाई. और मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने सेव किया अमाउंट. तो बताइए सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है? तो जहां मटेरियल कॉस्ट आनी थी आपकी 28 लाख रुपीस की, वहां 26.5 लाख में आपका काम हो गया. मतलब 1,50,000 का मटेरियल कॉस्ट में सेविंग करके दिखाया है कंपनी.
समझ रहे हो आप बात को एवरीबडी? सही है यार। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मटेरियल मैनेजमेंट कॉस्ट सेंटर एक ऐसा कॉस्ट सेंटर है जिसकी कॉस्ट इनपुट आउटपुट रेशियो पर डिपेंड करती है? मतलब जितना ज्यादा आउटपुट होगा फिनिश गुड्स का, उतना ज्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूं? जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि 1 लाख की जगह 1,40,000 यूनिट्स बनी है, तो मैंने मेरे प्लानिंग को भी रिवाइज करना पड़ा। क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कितनी ज्यादा यूनिट्स बन रही है उस बात पर डिपेंड करता है। तो कोई भी ऐसा कॉस्ट सेंटर जिसकी कॉस्ट तुम्हारे आउटपुट पर डिपेंड करती हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। तो ये एग्जांपल एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा ना स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर की, एक बार में समझ में आ जाएगी आपको। यू विल अंडरस्टैंड इट इन वन टाइम। ठीक है, एक बार पहले लिख लिख लो ये वाला एग्जांपल, फिर मुझे बताओ। देन आई विल गो टू द बुक एंड विल रीड द स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर डेफिनेशन। आओ पढ़ो। सर कॉस्ट सेंटर ऐसा कॉस्ट सेंटर जहां इनपुट आउटपुट रेशियो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है। यहां पर भी तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा था कि 2 kg मटेरियल डालूंगा तो 1 kg आउटपुट निकलेगा। इसलिए अगर 1 लाख kg आउटपुट निकालना है तो 2 लाख kg मटेरियल डालना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट एकदम आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, द एक्चुअल कॉस्ट फॉर इनपुट क्या आ रही थी हमारी एक्चुअल कॉस्ट? हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही थी 26,50,000, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, इसको हम किससे कंपेयर कर रहे थे? इट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट दैट शुड बी इनकर्ड फॉर द गिवन आउटपुट, फॉर द प्लान्ड आउटपुट नहीं, फॉर द गिवन आउटपुट। कि गिवन आउटपुट कितना है? 1,40,000। 1,40,000 यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी? 1,40,000 यूनिट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी? 28 लाख। और लगी कितनी? 26,50। तो सर वो पहले वाले 20 लाख का क्या काम है? अब ये कोई यूज का नहीं बचा भाई, क्योंकि ये तो पीरियड शुरू होने से पहले आपने सोचा था। ये वैल्यू तब काम का रहता जब 1 लाख यूनिट बनी होती। अब उससे ज्यादा यूनिट बन गई है तो हमको अपनी प्लानिंग को भी रिवाइज करना पड़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन और मेरे द्वारा दिया हुआ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दोनों को अच्छे से पढ़ के समझ के फिर मुझे बताइए आप, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर सभी को क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, कूल, बढ़िया। तो ये हुई ना बात बिड़ू। अब आते हैं सर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर में। पहले मैं डिस्क्रिशन वर्ड का मीनिंग बताता हूं आपको। चॉइस या विश।
डिस्क्रिशनरी मतलब ऐसी कॉस्ट जिसका कनेक्शन आपके प्रोडक्शन के साथ कुछ नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते आपकी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है इसलिए ज्यादा लगना चाहिए। इस कॉस्ट को इनकर करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपको कितना करना है नहीं करना है आपकी चॉइस है ना। क्या कभी तुमने ऐसा देखा कि अगर किसी का ज्यादा सेल हो गया तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी उससे आके बोलेगी कि तेरे को तो एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, तूने ज्यादा सेल करी ना, एडवर्टाइजमेंट कर। अरे भाई उसको नहीं करना पड़ रहा, उसको नहीं करना, उसकी मर्जी। भाई प्रोडक्ट को बनाने में एडवर्टाइजमेंट का कोई मिक्सचर थोड़ी होता है। जैसे मटेरियल तो लगता है बनाने में, पर प्रोडक्ट को बनाने में एडवर्टाइजमेंट थोड़ी लगता है कि ज्यादा प्रोडक्शन किया एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किया। अरे मेरी मर्जी नहीं किया मैंने, इट्स माय डिस्क्रिशन, इट्स माय चॉइस। तो ऐसा कोई भी कॉस्ट सेंटर जहां पर जो कॉस्ट इनकर होती है ना उसका कनेक्शन आउटपुट के साथ नहीं है, तो वहां कोई रिवाइज्ड प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको बताता हूं, हमने ये सोचा था कि बजटेड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, कंपनी ने प्लान किया था कि आने वाले साल में एडवर्टाइजमेंट पर हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए खर्च करेंगे साल भर। ठीक, और हमने ये सोचा था कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, लेट से 2 लाख यूनिट्स हम बनाएंगे फिनिश गुड्स। अब एक्चुअल में जो आपका प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट मतलब समझ रहे हो ना, फिनिश गुड्स आपका मान लो 2,20,000 यूनिट्स का बना और आपकी एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ रही है 5,30,000। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए इसलिए जस्टिफाइबल है। नहीं भाई, इस वाली कॉस्ट को क्या लेना देना है। तो यहां मैं क्लियरली बोलूंगा, अगर मैं परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करूंगा तो मैं क्लियरली बोलूंगा देयर इज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट, देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 30,000। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सेविंग हुई है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि दैट इज फाइन। दैट इज नॉट फाइन ब्रो, दिस इज नॉट फाइन एट ऑल। समझ रहे हो? ठीक है। तो बजटेड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5 लाख, बजटेड आउटपुट 2 लाख यूनिट, एक्चुअल आउटपुट। तो समझो कोई भी ऐसा कॉस्ट सेंटर जिसमें क्या कॉस्ट लगनी चाहिए ये हमारी चॉइस होती है, इसका नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हुज आउटपुट कैन नॉट बी मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, देयर इज नो इनपुट आउटपुट रेशियो कैन नॉट बी डिफाइंड, द कॉस्ट ऑफ इनपुट इज कंपेयर्ड विद द बजट ओनली। कोई रिवाइज्ड प्लानिंग या स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, इनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, तो बताइए क्या आपको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर भी जस्ट अपोजिट ऑफ स्टैंडर्ड है डिस्क्रिशनरी। अब पंकज देखो क्या पूछ रहे हैं डाउट, सर मैंने अभी सीए फाउंडेशन सितंबर दिया है और मेरे पेपर बहुत हो गए हैं, बहुत अच्छे गए हैं। ओके, और सर अब मैं इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, बट मैं कंफ्यूज हूं कि मैं बोथ ग्रुप दूं या सिंगल ग्रुप। देखो बेटा, बाय डिफॉल्ट ना जो आपको 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड दिया जाता है कि आप सितंबर में फाउंडेशन दिए हो, अब अगले सितंबर में इंटर दोगे, तो वो जो बाय डिफॉल्ट स्टडी पीरियड है ना वो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो जब भी हम अपनी पढ़ाई शुरू करें हम यही मेंटेलिटी के साथ पढ़ाई शुरू करें कि हमें बोथ ग्रुप देना है। अच्छा, अब जब आप बोथ ग्रुप देते हो तो एक साथ 6 सब्जेक्ट आपको वैसे भी नहीं पढ़ने होते, आपको एट अ टाइम कोई एक ही ग्रुप पढ़ना होता है। तो मान लीजिए आपने शुरुआत करी सेकेंड ग्रुप से, 3 महीने में आपकी सेकेंड ग्रुप की क्लास खत्म हो गई। मान लीजिए 10 नवंबर से हमने बैच शुरू किया, दिसंबर जैन फेब, 10 फेब को आपका बैच खत्म हो गया। फिर 10 फेब से आपका ग्रुप 1 शुरू हुआ मार्च अप्रैल में, ठीक है, 10 मई में आपका बैच खत्म। अब जो आपके पास जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का, ये जो 3 महीने बचेंगे ना, ये बोथ ग्रुप को रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जब हमने पहला ग्रुप शुरू किया बीच में किसी कारणवश बैकलॉग हो गए, हेल्थ ने साथ नहीं दिया और हमारा कोर्स डिले हो गया, या किसी भी कारणवश हम बहुत लेट सिलेबस खत्म कर पा रहे हैं फर्स्ट ग्रुप का ही, किसी भी एक ग्रुप का,
और तब अगर हमें ऐसा लगता है कि अरे यार अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक और ग्रुप की क्लासेस करके दोनों को रिवाइज कर पाऊं, तो उस समय सोचना कि क्या मैं सेकंड बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप में आ जाऊं क्या। पहले से तो बाय डिफॉल्ट सबको बोथ ग्रुप सोच के चलना है, तो ये कोई कंफ्यूजन ही नहीं है जिसको आप कंफ्यूजन बोल रहे हो। अरे जब आपको 9 मंथ्स का पीरियड जो दिया है वो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए दिया है, तो वाई शुड यू थिंक लाइक दिस कि मैं बोथ करूं या सिंगल करूं। क्या करोगे, टाइम पास करोगे क्या बाकी महीनों में। अगर आपने टाइम पे क्लासेस शुरू कर दी और एक ग्रुप आपका क्लासेस हो गया, तो क्या 4-4 5-5 महीने उसी को रिवाइज करते रहोगे। नहीं भाई, कोई सेंस नहीं। वी शुड ऑलवेज बाय डिफॉल्ट गिव द बोथ ग्रुप्स। हाँ, किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वी कैन डू स्विच टू द सिंगल ग्रुप। ये आपके पास चॉइस है, ठीक है। क्लासेस के बाद क्या करें, बहुत कुछ है, एंजॉय करो, फन करो, यू डिजर्व इट। इंटर में जब तुम एक बार रेगुलर बैच में आ जाओगे, तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ करने का। मैंने जो तुमको कल केस स्टडी दी थी, उसी चैनल के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वो देखो, मूवीज देखो, ब्लॉग्स पढ़ो, देखो आज के समय में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है ना। ये सब चीज़ों के लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ओके, कुछ स्किल्स अपनी सुधार सकते हो, ऑनलाइन कुछ फ्री कोर्सेज आते हैं, एक कॉर्सेरा करके वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हो। गूगल के भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फ्री कोर्सेज होते हैं, उनकी वेबसाइट में जाके एक्सप्लोर करो, कर सकते हो आप ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो आज का समय होता है समाप्त और हमारा एक और पार्ट खत्म हो गया बेसिक्स के अंदर। कल से हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शुरू करके उसी को कल खत्म कर देंगे और अंत में हम कुछ एमसीक्यूज करके कल बेसिक्स को खत्म करेंगे। बेसिक्स को खत्म करने के बाद परसों से हम सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग सर्विस कॉस्टिंग का पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है प्रिंट करवा लो उसको, ताकि चैप्टर को पढ़ते समय आपको मजा आए। सर वो क्लियरली अर्ली बर्ड बैच जून 24 रिलॉक किया था, बट क्लियर नहीं हुआ, तो तेजस ने बोला सितंबर में एडजस्ट हो जाएगा, तो बट रेगुलर बैच में होगा क्या। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। थैंक यू जी हरीश। ओके जी, थैंक यू गाइस। पंकज, सीए जर्नी, गौरव सिंह, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस। मिलते हैं कल शार्प एट 11।